ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में से है? पॉलिटिकल साइंस में से। तो टॉपिक का नाम है पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। मतलब ये टॉपिक में उन्होंने क्या डिस्कस किया है कि हर एक वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस हुए वर्ल्ड में, मतलब कंट्रीज में क्या चेंजेस हुए, हमारे वर्ल्ड में क्या चेंजेस हुए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, वर्ल्ड वॉर ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। मतलब दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं और ऊपर से उसके साथ एक कोल्ड वॉर भी हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू और कोल्ड वॉर, ऐसे तीन वॉर्स हैं और सभी का इतना बहुत बड़ा ज्यादा सिलेबस है। उन्होंने कैसा किया है हमको ये पर्टिकुलर लेसन में बहुत शॉर्ट में खाली वॉर के बाद क्या हुआ है इतना ही हमको बोला गया है। वॉर के पहले क्या हुआ, वॉर क्यों हुआ, ये रीजंस हमको हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो हम उसके ऊपर समय नहीं गंवाने वाले। हम क्या खाली कौन सा कवर करने वाले हैं लेसन में, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, हर एक वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब पॉलिटिकली क्या चेंजेस हुए, कौन से कंट्रीज पावरफुल बने, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन ये टॉपिक बिगिन करने के पहले थोड़े एक दो कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट समझ कर लेते हैं। ये एक्चुअली समझाने के लिए बहुत सिंपल है, हम ज्यादा समय इसके ऊपर बर्बाद नहीं करने वाले। पहला जो कंसेप्ट है उसका नाम है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस। तो ये कंसेप्ट ऐसी बोलती है कि हर एक कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट फॉर व्हाट? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फिर बाद में फिजिकल रिसोर्सेज, हर एक टाइप के रिसोर्स के लिए एक कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये बताने जैसी चीज नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस। अब ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये जस्ट तुम्हारे समझाने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इंडिया इतना पावरफुल है लेकिन फिर भी उसका हम इंपोर्ट्स देख रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारे सामने जो स्क्रीन पे है वो दोनों इंपोर्ट्स भी हैं और एक्सपोर्ट्स भी बताए गए हैं। इंपोर्ट्स पे ध्यान दो, मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, इंडिया के बाहर से। अब इंडिया इतना पावरफुल होने के बाद भी हम कितना इंपोर्ट करते हैं देख लो। $235 बिलियन का हम लोग सामान हर बार बाहर से मंगाते हैं। मतलब इतना सारा पैसा हम लोग बाहर भेजते हैं ये चीजें लाने के लिए। कौन सी? ये जो नीचे दी गई है, पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब इतना सारा हम लोग पैसा बाहर भेजते हैं। और उसमें का सबसे बड़ा शेयर किसको जाता है देखो? चाइना को, फिर बाद में यूएई, बाद में सऊदी अरेबिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे कंट्रीज के पास से मतलब हम लोग सामान लेते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि इवन दो कंट्री लाइक इंडिया, स्टिल हम लोग बाहर के हर एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री अपना सामान नहीं बना सकती, बाकी की कंट्रीज के ऊपर हमको डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल कौन सा है? पेट्रोलियम का। हमारे पास पेट्रोलियम के रिसोर्सेस है ही नहीं ज्यादा, तो हम लोग कहाँ से मंगाते हैं? बाहर से। वैसे ही ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, लेकिन हर एक कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। उसी का कंसेप्ट का नाम क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो है ये है फॉरेन पॉलिसी। ये एक्चुअली कंसेप्ट हमारा पिछले लेसन में भी हुआ था हिस्ट्री के, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताता हूँ फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन मतलब क्या, पॉलिसी मतलब क्या होता है? डील करने का तरीका, मतलब पॉलिसी बोलते हैं। और फॉरेन मतलब क्या? बाहर के देशों से डील करने का तरीका। तो कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक पर्टिकुलर व्यवहार रखती है। जैसे कि हमारा जो कंसेप्ट है कि हम पहले वॉर नहीं करेंगे, तो किस चीज में आता है? वो हमारे फॉरेन पॉलिसी में आता है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या होती है? वे ऑफ डीलिंग विद फॉरेन कंट्रीज। तो हर एक कंट्री का अपना अपना फॉरेन पॉलिसी होता है। मतलब इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी होगा, चाइना का एक होगा, पाकिस्तान का एक होगा। दूसरे कंट्री के साथ वो कैसे डील करेंगे, मतलब सपोज वॉर रिलेटेड हो गया या फिर कोऑपरेशन का हो गया, किसी भी चीज का कोई भी टॉपिक के ऊपर वो कैसे डील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन पॉलिसी। तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या? वे ऑफ डीलिंग विद फॉरेन कंट्रीज, इतना सिंपल। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एक्चुअल हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे एक्चुअली ये लेसन में है क्या, पढ़ना क्या है हमको। तो हमको ये तीन चीजें पढ़नी है उसके अंदर। हमको वर्ल्ड वॉर वन पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर टू पढ़ना है और कोल्ड वॉर पढ़ना है। तो तीनों वॉर्स में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हमको वो देखना है। उसके कॉजेस नहीं है हमको, लेकिन उस वॉर के बाद क्या हुआ, इफेक्ट्स क्या हो गए उस वॉर के, तो वो हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये तुमको एक्चुअली बेसिकली तुमको 6-7 से पढ़ाया जा रहा है कि दो वॉर्स तो हुए हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, तो उसका डिटेल्स देखेंगे। ये कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा हार्ड जाएगा कोल्ड वॉर तुमको, लेकिन हम लोग वो थोड़ा सा स्लोली लेंगे। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू ये थोड़ा सा पेस में ही कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोल्ड वॉर को थोड़ा सा
स्लोली कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो कौन से वॉर्स हैं हमको? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर। तो सबसे पहला शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये वर्ड पे तुमको बहुत फोकस करना है। ये कैसा वॉर है? वर्ल्ड का वॉर है। तो ये पहला वर्ल्ड का वॉर है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे इस वॉर के। अब ये वॉर कब फाइट किया गया? तो ये फाइट किया गया 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर सालों में ये पर्टिकुलर वॉर फाइट किया गया 1914 टू 1918। तो ये ईयर तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये पूछेंगे कि कब से कब तक ये वॉर हुआ है। तो कहां से कहां तक हुआ है? 1914 टू 1918। अब इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? तो वर्ल्ड वॉर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन तुमको एक चीज ध्यान में रखना है, पूरे कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर अगर पूरे कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं थे तो फिर वर्ल्ड वॉर कैसे बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं हम लोग वर्ल्ड वॉर, क्योंकि हर एक कंट्री डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस वर्ल्ड वॉर की वजह से अफेक्टेड ही था। इसलिए ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वर्ल्ड वॉर है। क्योंकि सभी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होने के बावजूद इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वॉर। अब मेजर एरिया कौन सा था? ये मेजर ये जो वॉर हो गया था, ये एग्जैक्टली सबसे उसका मेन एरिया कौन सा था? तो ये हुआ यूरोप के अंदर। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। जैसे कि सपोज कोई बैटल होती है ना, सपोज कोई प्लेस पे होती है, एक सपोज मान लो मुंबई में खाली सपोज बैटल हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? द बैटल वाज फॉट एट मुंबई। लेकिन ये वॉर का वैसा नहीं था। ये इतने जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे यूरोप के अंदर। और यूरोप क्या है? इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे सभी तरफ ये वॉर फाइट किया गया था। कोई प्लेस नहीं है या फिर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है इस वॉर का। पूरे यूरोप के अंदर मैक्सिमम ये वॉर फाइट किया गया था। लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? मेजर। मेजर एरिया मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप में फाइट किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के छोटे छोटे लाइक बैटल्स वगैरह ये बाकी के सपोज कंट्रीज में भी फाइट किए गए थे, विच आर नॉट इन यूरोप। यूरोप में नहीं है, फिर भी कुछ जगह पे हुआ था। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे हुआ है? यूरोप में। वो ध्यान में रखना है। अब इस पर्टिकुलर वॉर में कितने ग्रुप्स थे और कौन से कंट्रीज किसको ज्वाइन थे, वो हमको पता होना चाहिए। तो इसमें दो ग्रुप्स थे बड़े बड़े ये वर्ल्ड वॉर वन में। एक का नाम था अलाइड पावर्स, दूसरे का नाम था सेंट्रल पावर्स। ग्रुप के नाम क्या है? अलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स। ये पावर का वर्ड जाने दो, दो वर्ड्स इस पे फोकस करो, अलाइड एंड सेंट्रल। तो ऐसे दो हमारे पास ग्रुप्स है, अलाइड एंड सेंट्रल। अलाइड के ये कौन है जो कंट्रीज उसके साथ थे अलाइड पावर्स के अंडर, ये ग्रुप के अंडर? तो वो है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका। और सेंट्रल पावर्स में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया। ठीक है, तो ये पूरे कंट्रीज ही हैं ये इधर के। खाली ऑटोमन एम्पायर का तुमको ध्यान में रखना होगा कि वो करंटली ये कोई ऐसा कंट्री नहीं थी ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर मतलब ये एक राजाओं का एक एम्पायर था जो इसमें इन्वॉल्व था। ये मिडिल ईस्ट में बेस्ड था, पर्टिकुलरली टर्की के ऊपर ये पर्टिकुलर एम्पायर बेस्ड था। तो हेंस कंट्री का नाम नहीं है वहां पे, उनके एम्पायर का नाम है। तो अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स ऐसे दो ग्रुप्स थे। एग्जाम में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप के नाम पूछेंगे पहले, और दूसरा पूछेंगे कि कौन सी कंट्री किसको बिलोंग करती है। तो ऐसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको याद कैसे करेंगे? दोनों में से एक ही याद करेंगे, दोनों भी याद नहीं करेंगे। एक तो अलाइड पावर से याद करेंगे, नहीं तो सेंट्रल पावर से याद करेंगे। ठीक है, और दोनों में से मैं तुमको जो सिंपल बोलता हूँ वो याद करो। अब सबसे पहला तुमको जो याद रखना है वो कौन सा है? अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। ये भी डिवीजन पूछते हैं कि इन विच टू कैटेगरीज कंट्रीज वर डिवाइडेड इन वर्ल्ड वॉर वन, ऐसा पूछते हैं सिंपल क्वेश्चन। तो उसमें क्या ध्यान में रखना है? ये स्टार्टिंग के वर्ड्स के ऊपर तुमको फोकस करना है। अलाइड का क्या है? ए, और सेंट्रल का क्या है? सी। तो वो क्या बन गया? ए सी। तो ए सी को याद रख लो। ठीक है, वैसे भी आजकल गर्मी के दिन चल रहे हैं तो ए सी तो तुमको ध्यान में रहेगा। तो ए सी मतलब क्या? वो ग्रुप का नाम है ए सी, अलाइड पावर, और दूसरा क्या? सेंट्रल पावर। और ये दोनों में से हम किसके कंट्रीज याद रखेंगे? अलाइड पावर्स की कंट्रीज याद रखेंगे। बाकी का बाय डिफॉल्ट किस में डाल देंगे क्वेश्चन के हिसाब से? सेंट्रल पावर्स में।
तो एलाइड पावर्स में उसको याद कैसे रखेंगे, बी फेयर, ठीक है। तो बी फेयर हम जनरली, ये वर्ड तुमको ध्यान में रखना है, ये निमोनिक्स है। बी फेयर मतलब क्या, बी मतलब कौन, ब्रिटेन, एफ मतलब फ्रांस, ए अमेरिका, आई इटली एंड आर रशिया, ठीक है। वो खाली आई का ध्यान में रखो। जनरली कैसा है, हम इंडिया से हैं, तो आई जब भी वो वर्ड आता है तो हमारा बायस होने की वजह से हम हमेशा क्या बोलते हैं, इंडिया बोलेंगे उसको। लेकिन वो एक्चुअली कौन है इस पर्टिकुलर निमोनिक्स में, इटली है। तो खाली आई का ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं तुमको वो निमोनिक्स ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ। पहला क्या निमोनिक्स है, एसी, जो वो ग्रुप का डिवीजन है। और जो कंट्री का ग्रुप याद रख रहे हैं वो कौन सा है हमारा, एलाइड पावर्स का। सेंट्रल पावर्स का याद नहीं रख रहे हम लोग, जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली दूसरे इसमें डाल सकते हो ना तुम। तो एलाइड पावर्स का निमोनिक्स क्या है, बी फेयर, बी फॉर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली एंड आर रशिया, ठीक है। तो ये उसको याद रखने का तरीका है। 100% याद रखो, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब मेन कॉजेस देखते हैं, वर्ल्ड वॉर वन क्यों फाइट किया गया था। मतलब ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो वॉर के कंसेप्ट से समझ में नहीं आते हैं जब तक उसके कॉजेस समझना है। तो मैं तुमको एकदम शॉर्ट बताता हूँ कि वो कॉजेस क्या थे जिसके ऊपर ये वर्ल्ड वॉर हुआ, रीजन क्या थे भाई। ऐसा तो नहीं है कि रात में ही डिसाइड कर लिया इन्होंने कि वॉर कर लेंगे दूसरे दिन, कुछ तो रीजन होंगे ना उसके पीछे। तो वो सभी रीजन हम लोग देखेंगे, लेकिन ध्यान में रखो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको, ये कॉजेस को, ये सिलेबस में नहीं है हमारे, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है, मिलिटरिज्म। तो मिलिटरिज्म मतलब क्या, हर एक कंट्री अपने सिक्योरिटी या फिर पावर के लिए अपनी मिलिट्री बढ़ा रही थी। मिलिट्री बढ़ाना मतलब क्या, सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट। मतलब खाली सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट नहीं होती है वहां पे, मिलिटरिज्म का मतलब होता है कि आर्मी को बढ़ाना, प्लस बहुत सारे वेपन्स को भी अपने अंदर एक तो तैयार करना या फिर इंपोर्ट करना। तो वेपन्स भी अगर बढ़ाते हैं, सपोज मान लो, जैसे कि तुम कभी कभार सुनते होगे कि इंडिया ने कुछ बाहर के कंट्री से एयरक्राफ्ट खरीद लिए, या फिर सपोज कोई तो भी शिप खरीद ली, तो वो क्या रहता है, हम हमारी मिलिट्री को क्या कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं। तो ऐसा वर्ल्ड वॉर वन के पहले हो रहा था। हर एक कंट्री खुद को पावरफुल करने के लिए, या फिर कोई कंट्रीज तो खाली डर रही थी दूसरे कंट्री से बचाव के लिए। तो जैसे कि हमारा इंडिया पाकिस्तान का जैसे झगड़ा हमेशा चलते रहता है, तो हम क्या करेंगे, हमारी आर्मी क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको पाकिस्तान से प्रोटेक्शन चाहिए। वैसे ही बहुत कुछ कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रही थी, और कुछ कंट्रीज खाली पावर बढ़ाने के लिए। दैट वाज द डिफरेंस। अब दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, अलायंसेस। मतलब पहला कंसेप्ट क्या है कॉज का वर्ल्ड वॉर के, मिलिटरिज्म। मतलब सब अपने अपने टेंशन में थे, सभी अपनी अपनी आर्मीज बढ़ा रहे थे। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अलायंसेस। तब अलायंसेस भी बहुत हो रहे थे। अब अलायंस का मतलब क्या होता है, अलायंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसमें, कंट्री कंट्री में। अब ये एग्रीमेंट क्या था, ये अलायंसेस से क्या प्रॉब्लम है, दोस्ती करना तो अच्छी बात है ना। एग्रीमेंट मतलब सपोज एक कंट्री या दूसरे कंट्री में, उससे वर्ल्ड वॉर कैसे हो सकता है। तो ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि सपोज मान लो तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा है, सपोज तुम्हारे कॉलोनी के अंदर, तो तुम क्या करोगे, उसको झगड़ा है तो तुम क्या बोलोगे कि मैं मेरे बच्चे लेकर आ जाऊंगा, मेरी गैंग, ठीक है, वो उसकी गैंग लेकर आ जाएगा और फिर वो सभी मारते बैठ जाएंगे। एक्चुअली झगड़ा किसका चाह, झगड़ा खाली दो लोगों में था, लेकिन पूरे ग्रुप्स आ गए, उधर का भी एक ग्रुप आ गया, इधर का भी ग्रुप आ गया, और फिर क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो यही कुछ कंसेप्ट कंट्रीज में हो रहा था। झगड़ा कुछ दो ही कंट्रीज में था, लेकिन एग्रीमेंट कैसा था कि अगर सपोज मान लो अमेरिका है और सपोज लेट अस से ब्रिटेन है, दोनों में अगर एग्रीमेंट हो गया, तो उसका मतलब क्या था उस एग्रीमेंट का, कि अगर अमेरिका किसी के साथ वॉर पे जाता है तो ब्रिटेन को भी आना पड़ेगा। और उसका उल्टा भी सही था, मतलब अगर ब्रिटेन किसी के साथ वॉर में गया तो अमेरिका को भी उतरना पड़ेगा, भले उसका झगड़ा हो ना हो, उसको आना पड़ेगा। क्यों, एग्रीमेंट की वजह से। और हर एक कंट्री ऐसे अलायंसेस बना रही थी। ये क्यों हो रहा था, ये अलायंसेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि सभी कंट्रीज अपना अपना प्रोटेक्शन देख रहे थे ना, सब अपना अपना सिक्योरिटी देख रहे थे, तो अलायंसेस बढ़ा रहे थे, मिलिटरिज्म बढ़ रहा था। अब नेक्स्ट कॉजेस देखते हैं क्या हो रहा था। नेक्स्ट सबसे जो बेस्ट कॉज है वो है इंपेरियलिज्म। अब इंपेरियलिज्म मतलब क्या होता है, तो देखो हिंदी में इसको एक बहुत अच्छा वर्ड है, उसको कहा जाता है साम्राज्यवाद, ठीक है। इंपेरियलिज्म मतलब क्या, साम्राज्यवाद। मतलब अपना एम्पायर बढ़ाते रहना, अपनी जो कंट्री का जो दायरा है वो बढ़ाते रहना, उसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म। अब जैसे कि
इंडिया की स्पेसिफिक बॉर्डर्स है ना, तुमने इंडिया का तो मैप देखा होगा, कुछ स्पेसिफिक बॉर्डर्स हैं, ऊपर हमारे कौन है, पाकिस्तान है, राइट साइड से नेपाल है, राइट, उसके ऊपर चाइना है। तो अगर मान लो कि कल हम लोग, हमारा जो बाउंड्री है वो ऊपर एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में घुस रहे हैं, चाइना में घुस रहे हैं, उसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बाउंड्री है उसको बढ़ा रहे हैं, और हमारा जो देश है उस चीज को, उस पूरे लैंड को, उस बॉर्डर को बढ़ा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म। और तुम सोच रहे होंगे सर लेकिन ये क्यों कर रहे होंगे कंट्रीज उस टाइम के ऊपर, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हर एक को रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, और सभी कंट्री सेल्फिश थे। तुमको तो पता है ब्रिटिश अपने अपने ऊपर कितने साल राज कर लिए, वो क्यों आए थे, सेल्फिश चीजों की वजह से ही। तो वैसे ही सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से सभी कंट्रीज दूसरे कंट्री के अंदर घुस के अपना एरिया बढ़ा रहे थे। तो ऐसा वर्ल्ड वॉर वन के वक्त हो रहा था, उसके पहले यूरोप में पर्टिकुलरली। उसके बाद नेशनलिज्म भी एक इशू था। अब नेशनलिज्म ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, नेशनलिज्म मतलब क्या, देश प्रेम। तो ये कैसे कॉज हो सकता है, मतलब ये कंसेप्ट बहुत इजीली बच्चे ग्रास्प कर लेते हैं, मिलिट्रिज्म को समझ में आता है, हाँ ठीक है ना, आर्मी की वजह से हो गया, और ये अलायंसेस मतलब एग्रीमेंट, मतलब मैं झगड़े में आया तो तेरे को भी आना पड़ेगा, वो वाला लॉजिक। और इंपेरियलिज्म का भी समझ में आता है लोगों को कि बाबा कंट्रीज अपना एरिया बढ़ा रहे हैं तो झगड़ा तो होगा ही उसके ऊपर। नेशनलिज्म का थोड़ा सा गले के नीचे नहीं उतरता है कि नेशनलिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर वन कैसे हो सकता है। तो नेशनलिज्म मतलब क्या, देश के प्रति प्रेम। लेकिन देश के प्रति प्रेम होना अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है, दैट मींस यू लव योर कंट्री। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, वो प्यार थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। मतलब ऐसा रहता है ना कभी कभार कि सपोज लेट अस से हमारी मम्मी हमको खिलाती है, ठीक है, सपोज जब बच्चे होते हैं या फिर अभी भी सपोज इवन एट दिस एज, तो मम्मी का प्यार बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभार ना अपने को इरिटेट हो जाता है, कब, पर्टिकुलरली वो जब प्यार ज्यादा ही बढ़ जाता है, मतलब कौन सी भी टाइम पे ज्यादा खिलाना, जाते वक्त भी हमको गड़बड़ है फिर भी रुक जा ये खा के जा। तो ये एक्स्ट्रा प्यार इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। प्यार होना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा प्यार हमेशा प्रॉब्लम देता है। वैसे ही नेशनलिज्म, दैट मींस देश प्रेम अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा देश का प्रेम बहुत गलत बात है। उसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि ज्यादा देश प्रेम वाले लोग क्या बोलेंगे कि हमारा देश भारी, मतलब जो प्यार करते हैं अपने देश से वो क्या बोलेंगे कि मेरा देश महान है, ठीक है, वो अच्छी बात है। अब एक्स्ट्रा प्रेम करने वाले क्या बोलेंगे, मेरा देश महान है और बाकी के सभी कंट्रीज सपोज अच्छे नहीं है, हम उससे भी महान है, मतलब हम तो है महान, लेकिन हम बाकी के कंट्री से भी महान है। तो ये गलत है ना। हम कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया महान है, वो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि चाइना हमसे सपोज नीचे है। वो उनके लोग ऐसे ही बोलेंगे कि ना कि उनकी कंट्री महान है। अब मान लो कि सपोज बांग्लादेश के लोग हैं, ठीक है, बांग्लादेश का सामने आ गया और इंडियन एक आ गया, तो इंडियन क्या बोलेगा, मेरा देश महान है। बांग्लादेश का क्या बोलेगा, मेरा देश महान है, तो इंडिया क्या बोलेगा, तेरा तो कंट्री फटीचर है, ऐसा कैसे तू महान बोल रहा है। लेकिन फटीचर हुआ तो क्या हुआ, गरीब हुआ तो क्या हुआ, उनका देश उनके लिए महान है। तो वैसे ही नेशनलिज्म भी तब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तब क्या हो रहा था, हर एक कंट्री दूसरे कंट्री को नीचा दिखा रही थी और ऊपर से उनके ऊपर वॉर करके उनको जीत रही थी। तो दैट वाज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेशनलिज्म, तुमको ध्यान में रखना है। अब सो ये चार जो तुम्हारे पूरे जो ये हैं कॉजेस हैं, उसको शॉर्ट में कैसे ध्यान में रखना है, मेन नाम से, MAINE, ठीक है, मेन मेन। तो ये कॉजेस हैं वर्ल्ड वॉर वन के। टू के भी सेम ही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन की वजह से ही वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। तो टू के कॉजेस हम लोग कुछ सेपरेटली देखने नहीं वाले। वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेस एंड वर्ल्ड वॉर टू के कॉजेस ऑलमोस्ट सेम है, कि उनको खाली एक ही चाहिए था, एंड वो है सपोज एक कंट्री दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना। वो बेसिक कंसेप्ट है वर्ल्ड वॉर। अब ये कॉजेस को ध्यान में कैसे रखेंगे हम लोग, मेन से, MAINE। तो एम मतलब क्या, मिलिटरिज्म, मतलब वो सोल्जर्स बढ़ाना, फिर तुम्हारे जो एम्यूनेशंस है, बुलेट्स, गन्स, फिर तुम्हारे मिसाइल्स, वो सब कुछ बढ़ाना। अलायंसेस मतलब क्या, एक कंट्री दूसरे के साथ एग्रीमेंट में जाना कि अगर मैं वॉर में गया तो तुझे भी आना पड़ेगा। इंपीरियलिज्म क्या, साम्राज्यवाद, मतलब अपनी कंट्रीज के बॉर्डर्स बढ़ाना। नेशनलिज्म, देश प्रेम, जो तुमको बोला मैंने, निगेटिव साइड कैसी है उसकी। और एम्पायर्स, एम्पायर मतलब वही इंपेरियलिज्म का ही एक्सटेंशन है, इसलिए हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले। इंपेरियलिज्म एंड एम्पायर सेम। तो उसका ये पूरा शॉर्ट में कैसे ध्यान रखेंगे, मेन नाम से, MAINE, मेन, ठीक है, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अब इफेक्ट्स देखते हैं।
ये तुमको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, मेन वो खाली तुम्हारे को सपोज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमको फिर से रिपीट करा रहा हूँ। ये सिलेबस में नहीं है, हमारे एग्जाम के ऊपर इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आगे के टॉपिक्स पे। ये इसलिए लिया मैंने क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन समझ में नहीं आएगा ना, एक वॉर समझ में आ गया ना, वर्ल्ड वॉर टू और कोल्ड वॉर बहुत इजीली समझ जाते हैं बच्चे। अब वर्ल्ड वॉर वन का बात करते हैं, इफेक्ट्स क्या हुए उसके, तो ये हमको सिलेबस में एक्चुअली हर एक वॉर के बाद क्या इफेक्ट्स हुए उसके, वो हमको ध्यान में रखना है। तो पहला इफेक्ट क्या था, लॉस ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली अगर वॉर होता है तो लोग तो मरने ही वाले, ठीक है, जिधर भी वो बम गिराएंगे या फिर सपोज आर्मी जाएगी वहां पे गोली मारेंगे, लोग तो मरने वाले। तो लॉस ऑफ लाइफ ये तो सिंपल चीज है। तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ वर्ल्ड वॉर वन के वक्त। दो कंट्रीज में जब झगड़ा होता है तो ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं होते, ज्यादा लोग नहीं मरते। लेकिन तुम सोचो ना, पूरा वर्ल्ड ही अगर वॉर पे है, मतलब हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ अगर फाइट कर रही है तो कितने लोग मरेंगे। वैसा ही कुछ वर्ल्ड वॉर वन के वक्त हुआ, बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे वॉर में, जिस वजह से बहुत सारे पैमाने पे लोग मारे गए। दूसरा, ट्रिमेंडस इकोनॉमिक लॉस। लॉस भी इकोनॉमिक ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो सभी इंडस्ट्रीज बंद होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज बंद होंगे, लोग पैसा नहीं कमा पा रहे होंगे, ऊपर से वॉर के वक्त बॉम्ब्स भी गिराए जाते हैं, तो इकोनॉमिक लॉस तो होना ही होना है। इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाते हैं, बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है, तुम्हारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है ना। तो इसलिए इकोनॉमिक लॉस भी उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा था। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ बोथ विक्टोरियस एंड लूजिंग कंट्रीज कोलैप्स्ड। अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझने के लिए बच्चों को हार्ड जाता है। उनको क्या लगता है, देखो एक ग्रुप होगा, दो ग्रुप्स होंगे कि एक जीतने वाला एक हारने वाला, तो जीतने वाले को क्या बोलेंगे, विक्टोरियस, राइट। अब जीतने वाले हैं और हारने वाले अगर कंट्रीज हैं तो दोनों में से किसी को एक को फायदा होगा, ठीक है। लेकिन तुमको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, वॉर हो उसमें जीतो या हारो, लॉस तो दोनों तरफ होता है। मतलब लॉस हारने वालों का भी होगा, जीतने वालों का भी होगा। क्यों, क्योंकि मरते तो दोनों तरफ है, इकोनॉमिक लॉस तो दोनों तरफ होता है। तो तुम जीतो या हारो, वॉर के वक्त दोनों कंट्रीज को नुकसान होता है। इसलिए तो इंडिया पाकिस्तान के साथ इतना जनरली जल्दी वॉर नहीं करता। तुमको क्या लगता है, इंडिया के लिए आसान नहीं है क्या वॉर करना पाकिस्तान के साथ? लेकिन वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि वॉर के वक्त तुमको ध्यान में रखना है, लॉस दोनों तरफ होता है, इंडिया को भी लॉस होगा, पाकिस्तान को भी लॉस होगा। इसलिए जनरली कंट्रीज अवॉइड करते हैं, ठीक है, वॉर करना सभी कंट्रीज अवॉइड करते हैं। अब ये उसका एक मेन इफेक्ट क्या था कि इकोनॉमीज ऑफ जीतने वाले और हारने वाले दोनों की भी इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई, तो कंट्री का बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि उसका और क्या इफेक्ट्स हो गए। अर्लियर एम्पायर कोलैप्स्ड इन यूरोप एंड न्यू नेशंस केम इनटू बीइंग। अब ये पॉइंट थोड़ा समझ के लेते हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है, बहुत सारे कंट्रीज में राजे महाराजाओं का राज था, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। आज जैसे तुम देखते हो कि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, फ्रांस में डेमोक्रेसी है, अब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। उस टाइम के ऊपर डेमोक्रेसी नहीं थी, उस टाइम के ऊपर ना खाली राजा महाराजाओं का राज था। तो ये वॉर के वक्त, ये वॉर के बाद लोगों में इतना सारा सिचुएशन चेंज हो गई, पॉलिटिकल सिचुएशन, कि राजा महाराजाओं का जो होल्ड था, किंग्स का, क्वींस का जो होल्ड था उनके कंट्रीज के ऊपर से, वो चला गया और वहां पे एम्पायर कोलैप्स हो गए। वो तुमको ध्यान में रखना है, एम्पायर कोलैप्स हो गए तो फिर राज किसके पास गया, लोगों के पास। तब डेमोक्रेसी आई वहां पे यूरोप में। मतलब पहले इट वाज रूल्ड बाय किंग्स, और फिर बाद में वॉर के बाद क्या हो गया, नेशंस बन गए। नेशंस मतलब क्या, कि वहां पे अभी डेमोक्रेसी थ्रू लोग राज करने लग गए। तो ये चेंज सबसे बड़ा आया, ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब लोग मरना या फिर इकोनॉमिक्स कोलैप्स होना, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जहां पे क्या हो गया, अर्लियर एम्पायर जितने थे यूरोप में वो सब कोलैप्स हो गए और उसकी जगह पे क्या बने, नए देश बने। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन यूरोपियन हेल्ड कॉलोनीज चैलेंज देयर हेजेमनी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हेजेमनी का कंसेप्ट। अब तुमको पता है इंडिया क्या थी, ब्रिटिश के अंडर थी, तो हम क्या थे, कॉलोनी थे। तो इंडिया वाज अ कॉलोनी अंडर ब्रिटिश, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट। अब क्या हो गया, हम ये जितने भी कंट्रीज के ऊपर वो राज कर रहे थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कॉलोनीज एंड एशियन कॉलोनीज में जितने कंट्रीज के ऊपर वो राज कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम दबे हुए थे ब्रिटिश के नीचे, या फिर बाकी के कंट्रीज सपोज ब्रिटिश या फिर सपोज कोई और यूरोपियन पावर के अंडर दबे हुए थे।
वो इसलिए दबे हुए थे कि हमको क्या लगता था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बहुत भारी के हैं, मतलब ऐसे वो ऊपर से आए वाले एकदम भगवान की तरफ से, और उनको हराना हम हरा ही नहीं सकते हैं, ऐसा उनको लगता था। लेकिन ये वॉर के वक्त क्या साबित हो गया कि हर एक यूरोपियन कंट्री दूसरे के साथ फाइट कर रही थी। हमको पहले क्या लगता था, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप है यूरोपियन ग्रुप, और इनको टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या साबित हो गया कि इनमें कोई यूनिटी नहीं है, कोई भी कंट्री किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और इनको हराया जा सकता है। वर्ल्ड वॉर वन ने ये प्रूफ दिया हमको। इसलिए ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद जितने भी कॉलोनीज है वर्ल्ड में, मतलब सपोज जिसके ऊपर वो रूल कर रहे थे यूरोप यूरोप से, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सभी कंट्रीज मतलब वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट तुमको अगर याद होगा, ज्यादा पावरफुल कब से बनने लग गया, 1920 से, मतलब जब गांधी जी का पीरियड आया। गांधी जी की वजह से तो ऑब्वियसली वो जो हमारी मूवमेंट है वो स्ट्रांग बनी, लेकिन उसका और एक रीजन क्या था, लोगों में अब वो जो डर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, वो सब उड़ गया। क्यों? वर्ल्ड वॉर वन की वजह से। अब लोग डर ही नहीं रहे थे, उनको पता था कि अगर हम ठीक से फाइट करें तो ब्रिटिश को भी हरा सकते हैं। ये कंसेप्ट है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड। इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहां शुरू हो गई? कॉलोनीज में, हर एक कॉलोनीज में, जो किसके अंडर थी? यूरोपियन कंट्रीज के अंडर। एंड उन्होंने किसको चैलेंज किया? उनके हेजेमनी को। हेजेमनी को, किसके हेजेमनी को? यूरोपियन हेजेमनी को। हेजेमनी मतलब क्या? उनका जो ये है कि जो कंसेप्ट है कि वो बहुत भारी के हैं, हम लोग हरा नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेजेमनी बोलते हैं। मतलब उनके प्राइड को, उनके पावर को, उनको हमने, ये सभी तरफ क्या शुरू हो गया? इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये हमारी इफेक्ट्स हैं कुछ वर्ल्ड वॉर वन के। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। ऑल थॉट सच वॉर शुड नॉट हैपन अगेन। ऑब्वियसली इतना सारा लॉस देखने के बाद सभी कंट्रीज इतने डर गए कि कितना ज्यादा लॉस हो गया, कितने लोग मर गए, इकोनॉमीज कितनी कोलैप्स हो गई। तो लोगों में दिल में ऐसा ना डर बैठ गया था, और सबको अभी ये लग रहा था कि अभी वॉर नहीं होना चाहिए। मतलब इवन तो जो कंट्रीज जीत गए उनको भी ऐसा लग रहा था अब वॉर नको भाई, बहुत देख लिया। उसके पहले कोई वॉर ही नहीं हुआ था ना इतना बड़ा, तो लोगों को कैसे लग रहा था, चलो वॉर करते हैं, मतलब हमारी कंट्री को और फैलाने के लिए, बाकी के कंट्रीज को जीतने के लिए हम वॉर करेंगे। लेकिन वॉर देखने के बाद उनको पता चला कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इतना ज्यादा लॉस करता है कि इससे अच्छा है कि वॉर हो ही ना। तो बहुत सभी लोगों में कौन सा फीलिंग आ गया कि अभी वॉर नहीं चाहिए, ऐसे टाइप के वॉर्स नहीं होने चाहिए। और ये वॉर क्यों हुए थे? क्योंकि इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे थे। हर एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से ये वॉर हुआ था। अब उसका एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं, तो इंडिया पाकिस्तान में जो डिस्प्यूट चल रही है वो किसके ऊपर चल रही है? कश्मीर के ऊपर। तो ये तो एक सिंपल डिस्प्यूट है, इसके ऊपर से ही वॉर हुआ है, राइट? वैसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर वन के वक्त कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा था, और वो डिस्प्यूट सॉल्व न होने की वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। करेक्ट? सभी कंट्रीज का वो डिस्प्यूट नहीं देखने वाले हम लोग कि कौन से कंट्री का क्या डिस्प्यूट था, लेकिन हर एक कंट्री दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तो झगड़े थे उनके, कोई ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे से। तो सॉल्यूशन क्या था? हमको चाहिए था कि अभी वॉर ना हो, सभी लोगों को ऐसे लग रहा था, और इसके लिए क्या रोकना जरूरी था? जो झगड़े हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो सॉल्व करना जरूरी था। अब मान लो कि सपोज इंडिया के अंदर, सपोज सिटीजन के अंदर, लोगों में कुछ अगर तुम्हारे को प्रॉब्लम है या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सपोज झगड़ा है, तो हम किसके पास जाते हैं सॉल्व करने के लिए? कोर्ट में जाते हैं, राइट? तो कोर्ट में जाते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। तो ये जनरली मेथड लोगों के लिए रहता है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद उन्होंने क्या बोला, कोर्ट तो नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसके अंडर कोई भी कंट्रीज अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डिस्प्यूट हो, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकती है और वहां से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो कंसेप्ट क्या निकली वॉर ना हो इसके लिए? उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके पास तुम अप्रोच कर सकते हो, तुम्हारी कंट्री अप्रोच कर सकती है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं कि हमारे को झगड़ा है, हमारा सॉल्व करके दो, ऐसा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन तब बनी वर्ल्ड वॉर वन के बाद।
और उसका नाम क्या है, लीग ऑफ नेशंस। तो ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में तुमको जरूर पूछेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी वर्ल्ड वॉर वन के बाद डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, झगड़ा सॉल्व करने के लिए, तो उसका नाम क्या है, लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, ऑब्वियसली वो किस चीज के लिए बनाया गया था, कि वॉर ना हो, तो उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, अवॉइड वॉर, अवॉइड वॉर एट ऑल कॉस्ट, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करो और वॉर होने ना दो। अब लीग ऑफ नेशंस का एनालिसिस देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कुछ हो पाया क्या, वो सब कुछ देखते हैं। अब लीग जो है उसको, लीग ऑफ नेशंस को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, खाली लीग बोलते हैं। वो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है ना, लीग ऑफ नेशंस। जैसे कि तुम्हारा नाम पूरा अगर ले, तुम्हारा, तुम्हारे पापा का, तुम्हारे सरनेम, तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स किससे बुलाते हैं, तुम्हारे नाम से। वैसे ही लीग ऑफ नेशंस को खाली किससे बोला जाता है, खाली लीग बोलते हैं, ओनली लीग। तो लीग मतलब ही लीग ऑफ नेशंस। तो लीग किसके लिए बनाई गई थी, क्रिएटेड फॉर मेंटेनिंग पीस। तो वो तुमको पता है, वॉर ना हो और मेंटेन करे पीस को, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। ऊपर से फेल्ड एट प्रिवेंटिंग वॉर, तुमको ये पता होना चाहिए ये किस किस चीज के बाद बनी थी, वर्ल्ड वॉर वन के बाद। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू हुआ कि नहीं, हुआ था। इसका मतलब है लीग ऑफ नेशंस को जिस चीज के लिए बनाया गया था वो उससे हुआ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से कौन सा वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर टू हो गया। मतलब लीग ऑफ नेशंस को बना के ज्यादा फायदा नहीं हुआ, फेल्ड एट प्रिवेंटिंग वॉर, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं है रे। मतलब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है, क्यों, क्योंकि वहां पे कोर्ट है, कोर्ट में गए, अगर तुमने वो फैसला सपोज एक्सेप्ट नहीं किया जो कोर्ट ने दिया है, तो क्या कर सकते हैं हम, पुलिस भेज सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, खाली कोर्ट, और कोर्ट का डिसीजन अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो किसको भेजना है, पुलिस को भेजना है। लेकिन देशों को कैसे हम लोग ये करने को लगाए, वो फैसले को एक्सेप्ट करने को लगाए। मान लो सपोज इंडिया पाकिस्तान का इशू जो भी है कश्मीर का, तो कोई वो ऑर्गेनाइजेशन ने, लीग ने मान लो सपोज उसके ऊपर कोई डिसीजन दिया, और पाकिस्तान ने बोला कि हम फॉलो नहीं करने वाले। अब कौन उसको इसको फोर्स करेगा पाकिस्तान को वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो पर्टिकुलर डिसीजन एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो भी लीग के पास आए वो सॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी सभी देशों को कंट्रोल करने की। ऊपर से ऑटोक्रेटिक रेजिम्स केम इन जर्मनी, इटली, स्पेन एंड अदर कंट्रीज। अब ये तुमको ध्यान में होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या, देखो ये डेमोक्रेसी का अपोजिट होता है। डेमोक्रेसी मतलब क्या, लोगों ने चुना हुआ लीडर्स होते हैं, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, लोग चुनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, कि जहां पे एक सिंगल रूलर होता है, एक सिंगल रूलर होता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ रूलर्स होता है। मतलब एक ही ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको चुनने का कुछ हक नहीं है, खाली क्या है, ऑटोक्रेटिक रेजिम बोलते हैं उसको, मतलब एक का पावर। तो ये ऑटोक्रेटिक रेजिम्स कहां पे तैयार हो गए, जर्मनी, इटली, स्पेन। जिसकी वजह से क्या हो गया, उस आदमी को जो भी लग रहा था वो फॉलो कर रहा था। अब जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं जर्मनी का, तो जर्मनी का जो ऑटोक्रेटिक रूलर था वो हिटलर है। अब हिटलर इतना फेमस है कि उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, राइट। तो वो उसकी जो प्रिंसिपल्स थे हिटलर के, वो सही थे या गलत थे हम लोग वो बात नहीं करने वाले, लेकिन वो एक रूलर ही था जर्मनी में, और कोई दूसरा रूलर नहीं था जर्मनी में, खाली वो अकेला था। जिसकी वजह से क्या हो गया, वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर वॉर कर पाया, एंड दैट वाज द मेन रीजन कि वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। तो किस चीज की वजह से वर्ल्ड वॉर टू को और एक प्रॉब्लम्स हो गई, पहला लीग ऑफ नेशंस ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, और दूसरा प्रॉब्लम कौन सा हो गया वर्ल्ड वॉर को टू को, ऑटोक्रेटिक रेजिम्स आ गए। कहां पर, जर्मनी, इटली, स्पेन और बाकी के कंट्रीज में। कौन सी रेजिम्स, ऑटोक्रेटिक। और यही इवेंट्स का वजह से क्या शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये एक टेक्स्ट बुक फोटो है, तुमको ये ध्यान में रखना है, ये किस चीज का फोटो है, ये इंडियन सोल्जर्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के वक्त के। तो वर्ल्ड वॉर वन में हम सपोज इन्वॉल्व नहीं थे, तो तुमको लग रहा होगा सर अगर हम इन्वॉल्व नहीं थे तो इनका फोटो कैसे आया। हम नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन ब्रिटेन तो था ना, हम किसके अंडर थे, ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश तो था किसमें, तुम्हारे वॉर के वक्त, हमने तो अभी याद किया था। तो हेंस वो तुमको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश, ब्रिटेन इस वॉर में पार्टिसिपेशन होने की वजह से हम भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो जहां पे वॉर हो रहे थे ना, ब्रिटेन क्या कर रहा था, इंडिया से सोल्जर्स भेज रहा था।
मतलब मान लो सपोज इटली में अगर कोई वॉर हो रहा हो तो इंडिया से सोल्जर्स को भेजते थे वो लोग। तो ये उसी टाइम का फोटो है कि जहां पे इंडियन सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। तो ये फोटो है खाली, वो तुमको खाली एग्जाम में इसके ऊपर फोटो आएगा और पूछेंगे किस चीज का फोटो है, तो तुमको ध्यान में रखना है इंडियन सोल्जर्स जो कहां पे फाइट कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और वो कंफ्यूज मत होने दो, बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है कि सेकंड का है। ये किस चीज का फोटो है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? सेकंड वर्ल्ड वॉर।